नमस्कार, मैं निश्चित शर्मा एन भारत से। आज हम आए हैं सेक्टर 76 में, जहां पर विश्व साहित्य सेवा संस्थान द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े जो कवि हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज किस वजह से गया। अभी सरस्वती पूजन होगा। बार बार बीड़ा वादन से करती निशा पुकार, सरगम मेरे कंठ में भर के मुझ पे करो उपकार। तेरी भक्ति से माँ मेरा भी हो जाए बेड़ा पार। कागा सा माँ कंठ मेरा है, कोयल सा कुहका दो। लूं अलाप जब कंठ से तेरा, स्वर से ज्योति जला दो। मुझसे करा दो मैया ऐसा अजूबा चमत्कार। तेरी भक्ति से माँ मेरा भी हो जाए बेड़ा पार। मंच के ऊपर जब मैं जाऊं, तेरी शक्ति पाऊं। महफिल में बैठे श्रोतागण, उनको गीत सुनाऊं। मुंह खोलूं जब कंठ से बोलूं, हो जाए जय जयकार। तेरी भक्ति से माँ मेरा भी हो जाए बेड़ा पार। जय माँ बीड़ा वाली की। अब हम बात करेंगे जो आज है। मैडम, आज क्या है जो आपने ये सेवा गोष्ठी का आयोजन किया है? आज विश्व काव्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने कुछ बहनों को बुलाया और मैंने सोचा शायद कुछ मन के भाई भी आए हैं। नहीं, भाई तो जो हमारे आए हैं वो तो महान आए हैं भाई। हमने तो बहनों को, मेरे महान भाइयों के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती मैं, क्योंकि इतने सर्वोपरि हैं कि मैं उनका नाम लेने के लिए बहुत ऊंचाइयों पर जाना पड़ेगा और मैं जा नहीं सकती इतनी ऊंचाइयों पर। जो श्रोता देख रहे हैं टीवी पे, उनसे इनका इंट्रोडक्शन तो करवाएंगे आप, जो गुरुजी आए हैं। हाँ जी, ये हमारे राष्ट्रीय कवि भाई खुशदिल जी हैं और ये से एक संस्थान अभी नया चलाया है इन्होंने, आर्यभट्ट जी का अपना संस्थान है। इन्होंने सारी कलाओं को, जिन्होंने जितने संस्थान खोले हैं, सबको बुलाकर और सम्मानित किया। इनके सम्मान से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ और इन्होंने सबका बहुत तहे दिल से सम्मान किया। ये हमारी सहेली, प्रदेश अध्यक्ष, मेरी समधन, मैं इनके साथ हर पल रहती हूँ, ये मेरे साथ रहती हैं। पर दो समधन तो एक साथ रह ही नहीं सकती। यही तो बात है, यही तो बात है। नजरें लोग लगाते हैं, मैं काजल लगा के आती हूँ, समधन से कभी जुदा नहीं हो पाती हूँ। तो ऐसे जितने महान कवि हमारे ये राजेंद्र जी भाई साहब जी हैं, कवि बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और मैं इनसे सीखती हूँ। और यहाँ तक कि छोटा बच्चा संदीप जगन है, वो भी मेरा छोटा गुरु है और मैं उससे बहुत गलतियाँ करने पर बहुत कुछ पूछती हूँ, क्योंकि बचपन से बड़ी तमन्ना थी और मैं कुछ नहीं बन पाई। और आज हमारे, आप बन नहीं पाए तभी यहाँ खड़े हैं। अगर बन जाते तो फिर कहाँ होते? इन लोगों ने बनाया ना मुझे इन लोगों ने बनाया। और हमारी बहनें बड़े मन से सुन रही हैं और बहुत तहे दिल से मेरे बुलाने पर पहुंची हैं और मैं ऐसे इनका भी आभार व्यक्त करती हूं। और यहाँ पर जितने बैठे भाई और हमसे वरिष्ठ जितने लोग हैं, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्य निशा सिंह अकेली। चलिए हम गुरुजी से बात करेंगे 2 मिनट। सर बैठ जाए। बिल्कुल सर, बैठिए। आप पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए देखने वालों को। मेरा पूरा परिचय ये है, मुझे लोग राजेश खुशदिल के नाम से जानते हैं और खुशदिल नाम, देखो साहित्यकारों के नाम बड़े विपरीत हुआ करते हैं आजकल। जो खुश होते हैं वो खुशदिल, जो खुश होते हैं वो खुशदिल नहीं होते हैं वास्तव में। और जो दूसरों को रखते हैं, जो लोग जख्मी लिखते हैं अपना उपनाम, वो वास्तव में जख्मी नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत प्रचलन चल पड़ा है। मुझे लोगों ने समर्थन दिया इस नाम के लिए। बहरहाल गम मेरे जितने भी हैं मैं अपने अंदर ही रखता हूँ, वैसे सबके सामने खुश रहता हूँ। तो लोगों को लगा कि जो आदमी खुश रहता है इसका नाम खुशदिल होना चाहिए। क्या बात।
इसके लिए मतलब गम सीने में छुपाए हैं आपने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आज विश्व साहित्य सेवा संस्थान जो है ये गोष्ठी कर रही है, आगे भी इस तरह की गोष्ठियाँ होंगी। इन गोष्ठियों का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये गोष्ठी केवल इसलिए नहीं की जाती हैं कि हमने कुछ कविताएं लिखी और उनको सुनाने के लिए एक मंच मिल गया, ऐसा नहीं है। ये गोष्ठियाँ हम लोग इसलिए करते हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो नए रचनाकार हैं, उन्हें लिखने की प्रेरणा मिले। और ऐसी ही गोष्ठियों में आके वो अपनी जब रचनाएं सुनाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं उनको नकारात्मकता भी देखने को मिलती है, सकारात्मक भी देखने को मिलती है। जहाँ सकारात्मक देखने को मिलती है तो वो आगे आने के लिए कोशिश करता है, और जब उसे लगता है कि मैं कहीं नकारात्मकता प्रदर्शित कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से वो अपने जो अग्रज साहित्यकार हैं, गुरु साहित्यकार हैं, जो उस्ताद शायर हैं, उनसे फिर वो सलाह लेता है। और यही एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जब वो आगे निखर कर आता है तो एक अच्छे कवि के रूप में उपस्थित होता है, प्रस्तावित होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो नए रचना लिखने वाले हैं भविष्य में चलकर एक बहुत बड़े साहित्यकार बने, और उनके साथ हमें भी अपना, जब वो हमें आदर देंगे, हम सम्मान देंगे और आगे चल के कभी बड़े कवि बन जाएंगे, तो शायद हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात होगी कि हमारी उंगली पकड़कर चलने वाला आज किसी स्थान पर पहुंचा है। तो हम भी पूरा कोऑपरेट करते हैं नए साहित्यकारों के साथ। मैं तो खुले दिल से कहता हूं कि रात के 2 बजे भी आप मुझे जगाइए, और कहीं आपको कुछ लगता है अपनी कविता में कि यहाँ कमी है तो पूछिए। मैं आपको निश्चिंत होकर रात के 2 बजे भी फ़ोन पर उठकर बताऊंगा कि ये क्या है, सही है, गलत है, जो भी कुछ है। तो मैं खुले दिल से कहता हूँ, सभी से कहता हूँ कि आइए और मुझसे पूछिए। जितनी मेरी योग्यता है मैं उतनी तो उनको बता ही सकता हूँ। सर, एक कवि में क्या होने चाहिए गुण? कवि कहाँ से पैदा होगा, जब आप बता सकते हैं? कहते हैं कि जिसको दर्द होता है वो कवि अपने आप ही बन जाता है। देखिए, कवि बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं कहूँगा कि इसके अंदर हमारे जो प्रकृति है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। गॉड गिफ्ट होता है कि अगर कोई आज ये कहने लगे कि मैं आज किसी दूसरे को देख के कविता लिखने लग जाऊं तो ये बहुत मुश्किल है। शुरुआत कर सकता है वो, मगर अब पूर्ण कवि बनने के लिए तो उसको जब तक ईश्वर का वरदान, माँ शारदे का वरदान नहीं मिलेगा, वो कवि नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। कोशिश कर सकता है जी, कोशिश कर सकता है। और जब कोशिश करेगा, माँ शारदे के चरणों में बैठेगा तो हार तो माँ होगी। शारदे तो सबको दया देने वाली है, सबको विद्या देने वाली है। निश्चित उसके ऊपर वो जो अपना आशीर्वाद बरसाएगी और वो कवि बन के उभरेगा, एक अच्छा साहित्यकार बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब बात करेंगे सुनील भट्ट जी से। तो भट्ट साहब, हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं, तब मुलाकात नहीं हुई थी, तब इन्होंने मिलने नहीं दिया हमें कि उन्होंने माइक छोड़ा नहीं और हम मिले नहीं। तो आपने अभी जैसे बताया कि संस्थान आपने अभी शुरू किया है, क्या उद्देश्य है आपके संस्थान का? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, विश्व साहित्य सेवा संस्थान का जो ये आयोजन है, मैं यहाँ से बात शुरू करूँ और फिर आप तक पहुँचता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे परम मित्र डॉक्टर राजेश खुजदिल, आज भी मुझे वो बिल्कुल स्पष्ट याद है कि सन 88 में जब खुजदिल भाई का, मैं तो कहूँगा कि जिस कंठ में माँ का स्वयं वास हो और एक अच्छे रचनाकार के रूप में उभर के आए थे, गीतकार के रूप में उभरते हुए आए थे। और उन दिनों में आपने गोष्ठियाँ शुरू की थी। उसके बाद हमारा रास्ता दोनों का अलग हो गया, मैं आईटी क्षेत्र में चला गया, और अब जाकर मुझे 2 साल पहले मुझे ये सानिध्य मिला कि दोबारा से मैं आप भाई साहब के साथ आ सका हूँ। और ये देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, ये पाठशाला होती है, कवि यहाँ से बनते हैं, और उसका साक्षात रूप हैं हमारे साथ में मोहन शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं, जो कि दोनों गुरु और शिष्य एक ही मंच पर हैं, एक ही कलमकार हैं। और निशा मैम ने भी बताया, और आपका भी ये सवाल था, एक चाह थी, एक तड़प थी कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एक बैनर तले मैं लेके आऊं। एक जुनून है
सामाजिक सेवा का, और रविवार मेरे परिवार के साथ नहीं होता, सामाजिक सेवा के साथ होता है। तो उसी जुनून को लेकर के मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब भाई साहब से भी मुलाकात हुई, निश्चिंत शर्मा जी से एंड भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सभी ने बहुत तारीफ करी कि बहुत अच्छा सम्मान हुआ, और संस्थाओं ने इतना तक भी कहा कि हमें सब संस्थाओं को सीख लेनी चाहिए। लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है, मेरे मन में और सम्मान देने की अभी चाह है। देखते हैं कब मिलते हैं। मतलब और संगठन करेंगे सारे जितने भी संस्थाएं? जी, औरों को भी एक बैनर तले लाना है और उनका सम्मान करना है उनके उचित कार्यों के लिए। और कार्यक्रम की सफलता यहाँ तक रही कि सुधा चौहान जी भी वहाँ तक पहुँची। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी। आइए अब सुधा चौहान जी से बात करते हैं, जिन्होंने आज गोष्ठी का आयोजन किया है। विश्व साहित्य सेवा संस्थान आप ही का है? जी बिल्कुल, आप ही का है या आपके सभी का है? सेवा संस्थान तो विश्व का है, पूरे विश्व का है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर कल्पना चेन्नई से हैं, और इसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर देवेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से हैं। इसकी बहुत बड़ी टीम है, मधुबाला सिन्हा है बिहार से। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, विश्व साहित्य सेवा संस्थान साहित्य के माध्यम से लोगों की सेवा करना। साहित्य के माध्यम से जो लोग आज इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं और सब कुछ अपने इंग्लिश को ही समझते जा रहे हैं, हमारा साहित्य, हमारी जो पुरानी पहचान है साहित्य से, हिंदी से, उसकी विलुप्ति वो नहीं पढ़ पाता है, उसको इंग्लिश की तरफ ढकेल रहे हैं हम ज़बरदस्ती के। बिल्कुल 100% इंग्लिश बोले बच्चा। तो इन सबको हम साहित्य से जोड़ के समाज को ये सिखाएं कि हम अपने साहित्य, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को अपनाएं। और यही विश्व साहित्य सेवा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जो मेंबर्स हैं वो कनाडा में हैं, रशिया में हैं इसके मेंबर्स, वो वहाँ पे भी हिंदी को बढ़ावा देकर साहित्य के प्रति, अपनी कविताओं के प्रति इसकी रुचि बढ़ाना चाहते हैं। यही संस्था का काम है। और जो सामाजिक सेवा है, गरीब का जो फासला बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर, अन्य देशों में जातिवाद खत्म हो गया है, तो साहित्य के माध्यम से हम उन चीजों को दर्शाएं, कुछ भाइयों को, बहनों को वो कहें कि जिसका फर्क पड़े और हमारे समाज में जो घटता जा रहा है हमारी परंपरा, उसको दोबारा से लागू की जाए। ये संस्थान का मेन मकसद है, समाज से सेवाएं और जो है साहित्य के प्रति हमारी रुचि जगे, नए नए बच्चे साहित्य में आए और अपने साहित्य, पुराने साहित्य को नया रूप देना। हमेशा बदलता है, युग बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस नए युग में हम चाहते हैं कि नए बच्चे साहित्य की तरफ आएं और नई चीज़ें लेके आएं, साहित्य के माध्यम से समाज को एक शिक्षा दें। मतलब हिंदुस्तान जो नाम है, वैसे हिंदुस्तान जो हिंदुत्व आएगा, जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की शिक्षा दें, साहित्य की शिक्षा दें, पुराने तत्वों को खोज करके नया रूप लेके आए समाज के अंदर। मगर सरकार तो कहती है इंग्लिश को बढ़ावा दो, जबकि हमने देखा है विदेशों में हिंदी ज़्यादा चल रही है, संस्कृत ज़्यादा चल रही है। हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, भारत की महत्व को आज समझ रहे हैं विदेशों में, और हिंदुस्तान में नहीं है। जी, सरकार मेरे हिसाब से मोदी सरकार तो कभी भी इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन इंग्लिश एक माध्यम है। जैसे IT क्षेत्र है और जैसे हमारे मतलब रोजगार की समस्या है, वो इंग्लिश से काफ़ी प्रभावित है, और उसमें जो कामगार हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी भी है। इंग्लिश एक केवल शिक्षा है, पढ़ाई है, संस्कृति नहीं है वो हमारी, वो बाहर की संस्कृति है। इंग्लिश बाहर की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की हिंदी संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहर की संस्कृति क्यों अपनाएं? जैसे हमारे त्यौहार हैं, वैलेंटाइन डे मन रहा है, मदर डे, फादर डे, हमारे यहाँ तो माँ बाप का रोज ही डे मनाया जाता है। किस डे, विश डे, फूल डे, रोज डे, ये हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं आता। हिंदुस्तान की संस्कृति में मैं समझती हूँ, मेरे गांव में पहले फ्लोरा डोज मनाई जाती थी, अब रोज डे मनाते हैं। तो रोज केवल लड़का लड़की को ही देगा क्या? नहीं, माँ बाप को भी दे सकते। माँ बाप को फूल चरणों में अर्पित करके हम रोज डे मना सकते हैं, उसको फ्लोरा डोज का नाम फरवरी के महीने में दिया जाता है। ये पुरानी संस्कृति है हमारी। तो ये जो है किस डे, ये क्या है भाई? ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी भी नहीं था। तो इस चीज़ को ख़त्म करके नए बच्चों को इस चीज़ की तरफ हमें जागरूक करना है कि ये हमारा नहीं है, और जो हमारा नहीं है अगर हम उसको लेंगे तो वो बाहर का हो जाएगा।
हमारी संस्कृति बाहर की हो जाएगी और बाहर की संस्कृति हम पे थोपी चली जाएगी। तो इस थोपे हुई चीज़ों को हटाना है अब। तो संस्थानों के माध्यम से मैं जो है सभी संस्थानों के बड़े बड़े वरिष्ठ हैं यहाँ पे, इनसे कहूँगी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे हिंदुस्तान में लाइए, आप अपने साहित्य के माध्यम से दर्शाइए लोगों को। और बहुत सी चीज़ें हैं साहित्य में, भ्रूण हत्या जैसे जो मतलब कन्या भ्रूण हत्या पे हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, वो भी साहित्य संस्थान उसको भी चीज़ें उजागर करें। बेटी नहीं होंगी तो बेटे नहीं आएंगे, ये संस्थानों के काम है समाज के प्रति जागरूक करना, यही हमारा लक्ष्य होगा संस्थान का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अब हम चाहेंगे कि गुरुजी 2 लफ्ज़ सुनाएं ताकि हमारी जनता भी सुने। वैसे तो अब गोष्ठी शुरू होने वाली है, फिर भी आपका जो चैनल है उसके लिए कुछ पंक्तियाँ, जैसा कि अभी सुधा जी ने ही बताया कि हम देश की सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको लेकर किस तरह के आयोजन करते हैं ताकि उनको हम सुधारा जा सके। राष्ट्रीय एकता भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें एक साथ चलना चाहिए, मिलकर चलना है। तो मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। गुलों से महकता चमन मांगते हैं, गुलों से महकता चमन मांगते हैं, 2 रोटी मकान और वसन मांगते हैं, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, के हम तो वतन में अमन मांगते हैं, कि हम तो वतन में अमन मांगते हैं। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ कि भूल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये अभी दिलखुश जी ने 4 पंक्तियाँ बताई। इसी के साथ मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, फरीदाबाद।